हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। इंडियन ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, और आज हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय बना कैसे, ठीक है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि भारत में कौन कौन सी श्रेणी है, और जो अपना उत्तरी वाला भाग है, उत्तर की तरफ वाला जो भाग है वो पूरा हिमालय वाला पार्ट है। उसमें क्या क्या बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज तक जो हमने अभी तक पढ़ा है वो भारत की स्थिति पढ़ा है, भारत में कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा, भारत के सारे द्वीप के बारे में हमने बात कर ली है। और अब हम जो पढ़ने वाले हिमालय की उत्पत्ति, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसके दो सिद्धांत जो कि फेमस हैं, एक तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके बारे में जानने का नहीं है। हम अगर बात करें कोबर की भूसन्नति सिद्धांत, तो कोबर ने कहा था ये दो प्लेट है। अगर हम बात करें पूरी अर्थ की, अगर हम बात करें तो वो प्लेट है, सारी की सारी प्लेट पे, और वो उसमें कुछ बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। यूरेशियन प्लेट हो गई, भारत पे प्लेट हो गई, अफ्रीका प्लेट हो गई, अमेरिका प्लेट हो गई। तो इन पे ये भारत बना हुआ है, मतलब ये पूरी अर्थ जो है प्लेट पे टिका हुआ है। तो वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई। कोबर ने क्या कहा था इसके बारे में हम जान लेते हैं। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, दो पार्ट में हमने बहुत पहले देख लिया था। बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से इस बात को समझेंगे और एक बार समझ के ख़त्म करेंगे इन सारी चीज़ों को। बहुत इंपॉर्टेंट है और बस एक बार में ये सारी चीज़ें समझ आ जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इधर की तरफ, तो ये भारतीय प्लेट हो गई, ऐसा हम मान लें, ये भारतीय प्लेट हो गई और ये वाली यूरेशिया प्लेट हो गई, ठीक है। भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी बोलते हैं इसको। यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, ये नदियाँ इधर की तरफ भी आ रही हैं। नदियों ने सेडिमेंट डिपॉजिट किए यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। और ये जो है सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही हैं बहुत सारे। और फिर क्या होता है ना कि ये जो प्लेट है आपस में नज़दीक आती रहती है, या आप ऐसे कह सकते हो इसका वजन इस तरह से नीचे को चला जाता है। इतनी भारी हो जाती है सेडिमेंट कि नीचे की तरफ को चले जाते हैं। तो ये प्लेट क्या होता है ना, आपस में एक दूसरे के पास आ जाती है। तो आपस में अगर पास आ गई तो ये जो पोर्शन है, जो सेडिमेंट है, ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है, इस तरह से ये उड़ जाता है। तो ऐसा कोबर ने कहा था कि ये ऐसा हुआ है जो हिमालय का निर्माण हुआ है। तो ठीक है, अब इस पे कुछ जो है ऑब्जेक्शन भी हुए कि इतना तो वजन नहीं होता है सेडिमेंट में कि प्लेट को खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो ये कोबर का सिद्धांत था, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज उसके बारे में पता होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलती है कि भारतीय प्लेट है और एक यूरेशियन प्लेट है। ये प्लेट आपस में एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। नज़दीक आने के बाद ये प्लेट जो है एक दूसरे के से टकराती है, और ये जो भारतीय वाली प्लेट है, ये भारतीय वाली प्लेट है, ठीक है। ये जो है नीचे की तरफ चली जाती है, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर नीचे जाने पे ये लावा बनता है, बहुत ज़्यादा लावा, ठीक है। और ये लावा जो है इसको इधर से कहीं ना कहीं से निकलने की कोशिश करता है, ठीक है। इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका वाली प्लेट है, ये अफ्रीका वाली प्लेट है, ठीक है। तो ये हिंद महासागर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। लावा जो है इधर से निकलने की कोशिश करेगा तो ये वाली प्लेट को आगे पुश करेगा, ठीक है। और ये वाली प्लेट जब इससे टकराएगी, ये यूरेशिया प्लेट है, इससे टकराने के बाद क्या होगा ना, ये वाली प्लेट जब इससे टकराएगी नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये जो महाद्वीपीय वाली प्लेट थी, इसी में ही दो तरह की प्लेट होती है, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट, यानी कि महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, और अगर हम बात करें तो ओशियानिक प्लेट, ठीक है। दो तरह की प्लेट है। तो ये भारतीय जो प्लेट है ये ओशियानिक भी है और कॉन्टिनेंटल भी है। इनके साथ अगर हम बात करें, आगे वाला ये पोर्शन ओशियानिक है, ये वाला नीचे वाला कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये तो पूरी कॉन्टिनेंटल है। ये ओशियानिक प्लेट वाला जो पोर्शन है नीचे की तरफ चला जाएगा, कॉन्टिनेंटल वाला बचता है। नीचे जाने के बाद ये लावा बन जाएगा और इधर की तरफ से इसको पुश करेगा, ऐसा समझ सकते हैं, बस सिंपल सी बात है इसको। और ये भारतीय प्लेट जो कि अब कॉन्टिनेंटल हो गई है, महाद्वीपीय प्लेट हो गई है। महासागरीय और महाद्वीपीय दो प्लेट होंगी, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। अब ये जो भारतीय वाली प्लेट है, ये भारतीय वाली प्लेट महासागरीय प्लस महाद्वीपीय, ऐसा होता है ना। अगर हम बात करें प्लेट की, तो प्लेट की अगर हम बात करें मोटाई की, तो ये 100 से 200 मीटर तक, किलोमीटर तक गहरी होती है। और इसी पे जो है ना, ये ऊपर की तरफ कुछ प्लेट पे समुद्र भी होता है, नीचे की तरफ तो ये है ही है,
ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये वाला भारतीय प्लेट का, ये वाला तो ओशियानिक हो गया और ये वाला कॉन्टिनेंटल हो गया। तो ये वाला पोर्शन जो है नीचे की तरफ चला जाता है ऐसे करके, उधर की तरफ से यूरेशियन प्लेट आ रही है और ये लावा में बन जाता है और ये लावा इधर की तरफ से इसको निकलने की, यहाँ से तो निकल नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होती है, बहुत कठोर होती है, लावा को निकलने के लिए जगह चाहिए, तो इधर की तरफ से वो मूव करता रहता है और इधर की तरफ से उसको आगे पुश करेगा। आगे पुश करेगा तो ये वाला पोर्शन नीचे जाता रहेगा, लावा बन के फिर वो उसको आगे पुश करता रहेगा। ये वाली प्लेट जब आ जाएगी कॉन्टिनेंटल, ये भी कॉन्टिनेंटल आपस में टकराएंगी, तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट जब आपस में टकराएंगी यहाँ पे, तो फिर इस तरह से ये धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि वलित पर्वत है, इसको हम बोलते हैं नवनिर्मित वलित पर्वत है, जो कि और बाकी सारे और पर्वतों से नया पर्वत है। ठीक है, ये नवनिर्मित है यानी कि ये हिमालय जो है नवनिर्मित पर्वत है। हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय के हमारे 3-4 पोर्शन है। हम हिमालय का अगर विभाजन करें, ये तो हो गई हमारी ये तो हो गई कॉवर की भूसन्नति सिद्धांत, ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, हमने इतना डिटेल में पूरा जाना नहीं है। फोल्डेड माउंटेन है, बलित पर्वत है, और बलित पर्वत है तो किस तरह से बना, बलय बनने से। ठीक है, फोर्स हुआ और इसका बलय बनी और इस तरह से ये बलित पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें हिमालय के विभाजन की, तो हिमालय के विभाजन को हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे। कैसे 2 तरह से करेंगे, श्रेणी के आधार पे और नदियों के आधार पे, 2 ही तरह से। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है सारी की सारी, बस तुम जरा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना पूरा। ठीक है, अब देखो श्रेणी के आधार पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो ऊपर, सबसे ऊपर ये वाला पोर्शन जो है, अब यहाँ थोड़ा नक्शे पे आ जाते हैं भारत के, जो कि हमने बहुत पहले देख लिया था अच्छे से। ऊपर वाला पोर्शन अभी हाल ही फिलहाल में तो अब ये लद्दाख हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये वाला जम्मू कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, और ये वाला हो गया है पंजाब। इस वाले की बात करें, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये उत्तराखंड है, और फिर ये बाउंड्री जा रही है भारत की, और ऊपर की तरफ ये नेपाल है, ये सिक्किम है, और फिर ये आगे भूटान आ जाता है, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश, नीचे की तरफ मिजोरम, और ये त्रिपुरा हो जाता है। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमें बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट होने चाहिए। अगर सीरियसली तुम सीखना चाह रहे हो इन सब चीज़ों को, तो ये बातें हमें बड़ी अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वही रट्टा मारना पड़ेगा। फिर फिलहाल देख लेते हैं इधर। तो ये सबसे ऊपर जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये है पामीर का पठार। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है इसमें, पामीर पठार। ठीक है, पामीर का पठार जो है, इसको पामीर का पठार या पामीर की गांठ या नोट बोलते हैं, पामीर नोट, और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, भारत की छत भी कह सकते हैं आप इसको। पामीर का पठार या पामीर नोट, गांठ बोलते हैं इसको। पामीर के उधर की तरफ से ये जो चला जाता है, ये कुनलुन सान है, कुनलुन सान। ठीक है, और ये है मतलब चाइना वाला पोर्शन, चीन वाला पोर्शन। इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये वाला एक श्रेणी आ जाती है हिंदू कुश, और ये श्रेणी है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में। और एक ये श्रेणी आ जाती है, ये वाली है सुलेमान श्रेणी। ठीक है, सुलेमान, ये तो पूरी की पूरी पाकिस्तान में। ठीक हो गई भैया, इतनी बात। ध्यान से इस सब चीज़ों को समझते हुए चलना, एकदम बिल्कुल दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। लिखने के लिए आज कुछ ऐसा है नहीं, आपको अपने आप लिखना है, सारी बातों को नोट करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक, इसकी अगर हम बात करें सबसे ऊपर वाली, ये वाली जो श्रेणी पामीर के पठार से कुनलुन सान, जो कि कहाँ चली गई, चीन वाला पोर्शन, ये चीन तिब्बत वाला पोर्शन है। ठीक है, चीन या तिब्बत की अगर हम बात करें। ठीक, इधर की तरफ बात करें तो ये पाकिस्तान वाला पोर्शन है, हमने इसके बारे में बहुत पहले ही बात कर ली थी, ये पाकिस्तान हो गया। ये वाला नेपाल है, ये वाला भूटान है, और ये इधर की तरफ म्यांमार है। ठीक है, ये बात आ गई म्यांमार की, और यही पोर्शन फिर नीचे चला जाता है, जो कि हमने अंडमान निकोबार के बारे में बात कर ली थी पिछली वीडियो में, जरूर देख लेना उस चीज को। ये है पंजाब। ठीक है, ये है पंजाब, ये है जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये नेपाल चल रहा है, और इधर की तरफ को फिर ये यूपी चला जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से फिर यूपी हो जाएगा। ऊपर सबसे पहले बात करें तो वो लद्दाख वाला। अब इस श्रेणी को अगर हम बात करें, श्रेणी के आधार पे इस चीज को, तो श्रेणी के आधार पे जो है ना, ये बटा हुआ है किस हिसाब से, तो ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय सबसे पहला आता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीजें आती हैं, एक बार इसको बड़े ध्यान से हम देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय में आता है कराकोरम श्रेणी, कराकोरम। ठीक है, इसको मैं आगे ले जाता हूँ नदियों के अनुसार या आधार पे। कराकोरम, ये हो गई कराकोरम श्रेणी सबसे ऊपर वाली।
उसके बाद अगर हम इसके नीचे ही आए थोड़ा सा और, तो ये आ जाती है लद्दाख वाली श्रेणी। लद्दाख के बाद आती है फिर इसके नीचे जास्कर वाली श्रेणी। ये आता है हमारा ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरा नंबर आता है फिर हमारा महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय में, या आप कह सकते हो बृहद हिमालय। बृहद हिमालय हम इसको बोल देते हैं, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में अगर हम बात करें तो महान हिमालय 2 पोर्शन आते हैं। महान हिमालय के बाद आता है फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी बोलते हैं इसको, मध्य हिमालय, या फिर हम बोलते हैं इसको लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय। ठीक है, इसी के नीचे अगर हम बात करें तो शिवालिक श्रेणी चलती है, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक आ जाता है। इसके नीचे अगर हम बात करें तीसरा वाला, तो ये फिर हमारा पूर्वांचल वाला हिमालय आता है, पूर्वांचल। आगे चल के पूर्वांचल हिमालय। ठीक हो गई भैया इतनी बात, पूर्वांचल हिमालय जो कि हमारा अगला वाला पोर्शन है उधर की तरफ। अब इस बात को यहाँ पे भी समझ लेते हैं, यहाँ पे कौन सी है। आपने मैप समझना है बिल्कुल पूरा ध्यान से, एक एक बात को मैप में बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। इन सारी चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी वीडियो, यानी कि सारे लेक्चर जिसकी जितनी भी हम बात कर रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये है कराकोरम श्रेणी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गई कराकोरम श्रेणी। ठीक है, कराकोरम। ये वाली की बात करें तो ये हो गई आपकी लद्दाख श्रेणी। ठीक है, लद्दाख। यही लद्दाख श्रेणी आगे चल रही है जब चीन या तिब्बत वाले उसमें एरिया में जा रही है, तो यही कहलाती है कैलाश श्रेणी। इसी को ही बोलते हैं हम कैलाश श्रेणी। ठीक है, और इसी पे ही है एक इम्पोर्टेंट पर्वत जिसको हम बोलते हैं कैलाश पर्वत। ठीक है, या कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत, और इसी को ही बोलते हैं हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम यहाँ से जाते हैं, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में पासेस बने हुए, दर्रे बने हुए 4 इंपॉर्टेंट, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख, 4 दर्रे इंपॉर्टेंट बने हुए। यहीं से इस जगह से फिर हम जाते हैं कैलाश पर्वत के लिए, यानी कि कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक है, ये वाली जो श्रेणी होगी लद्दाख के बाद, ये वाली श्रेणी होती है जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी के बाद फिर ये तो हो गया हमारा ट्रांस हिमालय वाला पोर्शन। देख लेना जरा, ऊपर वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वाला हो गया ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय हमने निपटा दिया, कौन सा पोर्शन हो गया सबसे ऊपर वाला, जो कि हमारा कौन सा है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आगे बात करें बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय में हमारे 3 पोर्शन फिर से आ जाते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। अब कौन सा वाला है भैया इसमें महान हिमालय, ये है, ये वाला, ये पूरा बिल्कुल जो आखिर तक जा रहा है, ये लास्ट में इधर से होते हुए और ये चला गया आगे, ये महान हिमालय का पोर्शन है पूरा का पूरा आखिर तक, जो कि माउंट एवरेस्ट है वो महान हिमालय का ही पोर्शन है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में महान हिमालय पे ही सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल बस हमें सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि कौन सी वाली श्रेणी कहाँ सिचुएटेड है, बस इतनी सी बात जाननी है और फिर सारी बातें बड़े आराम से समझ में आने वाली। इसकी बात करें, ये वाला तो बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय बृहद हिमालय का पार्ट हो गया। महान हिमालय के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, ये फिर इसके बाद आते हैं मध्य हिमालय या जिसको बोलते हैं लघु हिमालय। अच्छा, लघु हिमालय की बात करें तो ये जो पोर्शन है ये वाला लघु हिमालय का है, और इस लघु हिमालय को बोलते हैं हम पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल, ठीक है, कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में। इसकी अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं धौलाधर। और ये जो श्रेणी, यही वाली श्रेणी मध्य हिमालय की, आगे चल के ये उत्तराखंड आ गया, उत्तराखंड में बोलते हैं इसको नागतिवा या फिर मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी बोलते हैं इसको। इसी के आगे अगर हम चले और तो ये वाली श्रेणी हमारे आगे चल के ये वाली नेपाल में, ये नेपाल में, ठीक है, नेपाल में जो है ये महाभारत श्रेणी कहलाती। यही वाली श्रेणी नेपाल में चल के महाभारत श्रेणी कहलाती। यही श्रेणी आगे चल के ये जो सिक्किम वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे कहलाती है ये दार्जिलिंग श्रेणी। हालांकि दार्जिलिंग कहाँ है, दार्जिलिंग तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये जो श्रेणी है ये दार्जिलिंग श्रेणी कहाँ कहलाती है, सिक्किम में कहलाती है। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत आराम से समझने वाले हो, ठीक है। तो पीर पंजाल श्रेणी मैंने लिख दिया, देख पा रहे होगे अगर तुम सही तरीके से। तो पीर पंजाल श्रेणी हमारी मध्य हिमालय का ही लघु हिमालय का पार्ट है। कहाँ,
जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ही पीर पंजाल लघु हिमालय को बोलते हैं। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर, और नागतिबा या मसूरी रेंज हम बोलते हैं उत्तराखंड में, और यही श्रेणी महाभारत श्रेणी कहलाती है नेपाल में। और आगे चले अगर हम सिक्किम में, तो सिक्किम में इसी श्रेणी को बोलते हैं दार्जिलिंग श्रेणी। इसके नीचे अगर हम बात करें ये वाली श्रेणी जो है, तो भैया ये जो श्रेणी टूट टूट के बनी हुई है, ठीक है, एकदम से कंटिन्यूस नहीं है, टूट टूट के बनी हुई है बीच बीच में, ये वाली जो श्रेणी है इसकी अगर हम बात करें तो ये वाली श्रेणी कहलाती है शिवालिक, नीचे की तरफ आ जाती है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। बहुत ध्यान से ये बात समझना। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय आ जाता है। महान हिमालय के नीचे लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य के नीचे आ जाता है शिवालिक वाली। लघु या मध्य हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जम्मू कश्मीर में जाना जाता है, धौलाधर के नाम से हिमाचल प्रदेश में, और नागतिबा या फिर मसूरी रेंज के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी और नेपाल में, और आगे चले हम सिक्किम में पहुंचे तो दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे आ जाते हैं शिवालिक श्रेणी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बस इतनी सी बात समझ लेना, कुछ ज्यादा रटने की या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतनी बात ध्यान से देखते हुए चलना। यहां से मैं एक बात और तुम्हें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, ठीक है। यहीं पे एक ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, इसी वाली श्रेणी पे, अगर तुम देख पा रहे हो तो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन, बियाफो, हिस्पार, बालतोर। तो सियाचिन है इसके पास में, इसके पास फिर बालतोर है, सियाचिन, बालतोर, बियाफो, फिर इसके बाद आता है हिस्पार। ये चार बड़े इंपॉर्टेंट और भारत के जो है ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर हम बात करें तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। मैं यहीं पे बात कर, वो है कहाँ, यही बात देख पा रहे होगे तुम, कराकोरम में। कराकोरम श्रेणी में अगर हम देखें तो ग्लेशियर है, और कौन कौन से ग्लेशियर है मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लेशियर, ठीक है। बड़े ही इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है, कौन कौन से ग्लेशियर है इसके बारे में जान लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन, बालतोर, बियाफो और हिस्पार, हिस्पार भी बोल सकते हैं। सियाचिन, बालतोर, बियाफो और हिस्पार, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। कहां पे है ये, कौन सी वाली श्रेणी में है, कराकोरम श्रेणी में, याद रहेगा बिल्कुल। सियाचिन ग्लेशियर याद रखना बिल्कुल यहीं से, इसी के पास में, सियाचिन ग्लेशियर के पास में एक रेमो और ग्लेशियर है, रेमो ग्लेशियर, छोटा सा यहीं पे। इसकी अगर हम बात करें सियाचिन ग्लेशियर के पास में रेमो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के पास में ही रेमो ग्लेशियर है, ये बात हमने समझ ली है। अच्छा, यहीं पे अगर और बात करें तो इसी वाली श्रेणी में सबसे एक ऊंची चोटी भी बहुत बारी पूछा जाता है। इसी में अगर हम बात करें कराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, ऊंची चोटी की इसी श्रेणी में, तो वो है कंचनजंगा, नहीं, गॉडविन ऑस्टिन, K2, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, K2, ठीक है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो हम 8611 मीटर, 8611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी, कौन से वाले की, कराकोरम की। यानी कि अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी यही कही जाएगी, कराकोरम पे, गॉडविन ऑस्टिन। कराकोरम श्रेणी पे ही हमारे चार बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे बनते हैं, सियाचिन, बालतोर, बियाफो और हिस्पार। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ग्लेशियर है, ग्लेशियर सॉरी ग्लेशियर है। ध्यान से इन सारी चीजों को देखते चलना। सियाचिन ग्लेशियर के ही बगल में एक मैंने अभी लिखा था रेमो ग्लेशियर है, ये वाला रेमो ग्लेशियर, मैं इसको R से लिख देता हूँ, सियाचिन, ठीक है। सियाचिन के बाद अगर हम बात करें तो बालतोर, बियाफो, ठीक है, बियाफो, और ये हो गया हिस्पार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर यहाँ पे है। मैं ग्लेशियर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नदियां भी निकालनी है अभी यहाँ से, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा, तो यही जो सियाचिन है यही सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है। सबसे ऊंचा ग्लेशियर भारत का कौन सा है, अगर हम इसकी बात करें सबसे ऊंचा ग्लेशियर भारत का, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सी वाली श्रेणी पे है, ये श्रेणी है कराकोरम श्रेणी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई है सारी। अच्छा, यहीं पे है कुछ पासेज, अगर हम बात करें तो कुछ दर्रे भी है इसी श्रेणी पे, कुछ दर्रे भी हैं। तो अगर यहीं पे बात करें तो दर्रे हैं, एक तो मिनटेक है, मिनटेक दर्रा हो गया,
अघिल हो गया, इसी के नीचे अगर हम बात करें तो मिनटेक के बाद ये अघिल हो गया। इन सब चीज़ों को हम लिखेंगे भी बाद में जैसे जैसे आते रहेंगे। ये तो फिलहाल मैं बस अभी एक समझा रहा हूँ, इन सब चीज़ों को दिमाग में एक ही स्ट्रक्चर में सारी बातें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अघिल हो गया, और ये सियाचिन के नाम से ये एक दर्रा तो सियाचिन के नाम से ये, बिल्कुल इतनी बातें समझ में आ गई। तो अघिल, मिनटेक हो गया, अघिल और सियाचिन ये दर्रे भी है। सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्तोर, ब्यापो और हिस्पार ये क्या है, ग्लेशियर है। तो अघिल हो गया, मिनटेक, अघिल, सियाचिन ये दर्रे हो गए हमारे, ठीक है, दर्रे हो गए। और ग्लेशियर की बात करें, सियाचिन, बाल्तोर, ब्याफो और हिस्पार यही ग्लेशियर कराकोरम पे ही सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कराकोरम पे गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। यहीं पे अगर हम बात करें तो पूरा एक मरुस्थल फैला हुआ है, लद्दाख मरुस्थल, ठीक है, लद्दाख मरुस्थल पूरा यहीं पे फैला हुआ है। अगर इसकी बात करें तो भारत का अगर सबसे शुष्क मरुस्थल की बात करें तो यहीं पे मिलेगा हमें। भारत का सबसे शुष्क मरुस्थल लद्दाख मरुस्थल है, ठीक है, यहीं पे फैला हुआ है। आगे बात करें ये वाली श्रेणी, लद्दाख वाली श्रेणी, लद्दाख श्रेणी पे है एक माउंट राकापोसी। लद्दाख श्रेणी पे अगर हम बात करें, ग्लेशियर तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लद्दाख श्रेणी पे है माउंट राकापोसी। ये माउंट राकापोसी क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे तीव्र ढाल वाला, सबसे तीव्र ढाल, इसका सबसे तीव्र ढाल है, सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है ये, ठीक है, विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत है माउंट राकापोसी। कौन सी वाली श्रेणी पे चला जाएगा, ये लद्दाख वाली श्रेणी पे, ठीक है। अब आते हैं जास्कर वाली श्रेणी पे। जास्कर वाली श्रेणी पे ही एक माउंट है, ये वाली श्रेणी हालांकि यही आगे चल के एक साथ मिल जाती है, तो इसी श्रेणी पे आगे चल के अगर हम बात करें तो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। इसी नंगा पर्वत से लेके अगला जो सवाल बनता है, नंगा पर्वत कौन से पे है, ये जास्कर वाली श्रेणी। हालांकि जो ये महान हिमालय वाली श्रेणी है यही जास्कर वाली श्रेणी का पार्ट है। इसको हालांकि हम ट्रांस हिमालय में पढ़ते हैं, लेकिन पार्ट किसका है, महान हिमालय का ही पार्ट है। यहीं पे एक नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत की अगर चाहो तो हम ऊंचाई भी लिख सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। नंगा पर्वत की 8126 मीटर ये नंगा पर्वत की ऊंचाई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, बस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8611 मीटर K2 की कंचनजंगा जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे तीव्र ढाल वाली ये ऊंची चोटी जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये सवाल अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वो K2 है। कहाँ पे होगी K2, काराकोरम वाली श्रेणी पे, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें 8611 मीटर। सिंपल सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये है नंगा पर्वत। इस नंगा पर्वत से लेके अगर हम बात करें तो ये आगे चल के यहाँ पे नामचा बारवा एक पर्वत है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 7756 मीटर है। नमचा बारवा की अगर हम ऊंचाई बात करें तो 7756 मीटर है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान से देखते चलना। तो नमचा बारवा से लेके नंगा पर्वत तक ये वाली जो श्रेणी है, ये वाली श्रेणी कहलाती है महान हिमालय की। तो महान हिमालय किस किस के बीच में है अगर हम बात करें तो नंगा पर्वत और नमचा बारवा के, नंगा पर्वत और नमचा बारवा के बीच में है, ठीक है। नंगा पर्वत और नामचा बारवा के बीच में कौन सी वाली पर्वत श्रेणी चल रही है, महान हिमालय वाली। बाकी वो उधर की तरफ अगर बात करें तो वो ट्रांस हिमालय की होगी, ठीक हो गई इतनी बात। ये यहाँ से ही लेके वहां तक हमारा नामचा बारवा यानी कि ये लद्दाख वाले पोर्शन में ये POK वाला पोर्शन है। हालांकि लद्दाख में POK वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, जहाँ पे LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसके बाद अगर बात करें तो और, ठीक है, इसके आगे चल के ये नामचा बारवा पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक फैला हुआ है हमारा महान हिमालय। इसके नीचे अगर बात करें और यहाँ पे बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि अगर इसी में बात करें तो यहाँ नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी, जिसकी अगर ऊंचाई की भी बात करें तो 7816 मीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो नंदा देवी पर्वत है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट आगे चल के बनेगा। बाकी और बहुत छोटी छोटी सी मतलब बहुत
ऊंची ऊंची चोटी इस वाली श्रेणी पे मिलती है। यहीं पे अगर हम बात करें तो सिक्किम है, सिक्किम से पहले ये नेपाल में है, नेपाल में, ठीक है, नेपाल में ये वाला है, नेपाल और तिब्बत वाले बॉर्डर पे ये है सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ये पर्वत सबसे ऊंचा है, ठीक है। अगर हम बात करें विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की तो वो माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई की भी बात कर लें तो 8848 मीटर है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। मैं यहीं पे लिख देता हूं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। बड़े ध्यान से इन सारी बातों को हम समझते हुए चल रहे हैं, बड़े ध्यान से हम सारी बातों को बनाते हुए चल रहे हैं। एक एक बात को समेट के हमें चलना है, एक एक बात को देखते हुए चलना है, ताकि आगे की सारी बातें हमें बड़े ध्यान से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो तो जरा आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे पर्वत है, इसी में अगर बात करें तो बंदरपूछ हो गया, ठीक है। और कंचनजंगा अगर हम बात करें इसी श्रेणी पे, भारत और नेपाल वाले बॉर्डर पे, सिक्किम वाले इस वाले बॉर्डर पे, बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा, जंगा लिख लो, कंचनजंगा पर्वत, और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, ठीक है। कंचनजंगा की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8598 मीटर है, ठीक है। 8848 तो सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट, 8611 हो गई K2 की, और 8598 तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 हो गई, ठीक है। सिक्किम ये K2 कौन से वाले पे है, कराकोरम। अगर वो ये कहेगा महान हिमालय पे, महान हिमालय पे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर आंसर हमारा चला जाएगा कंचनजंगा। महान हिमालय पे या ओवरऑल भी बोले, वो विश्व में भी बोले सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो जब सबसे ऊंची चोटी इस पे ही है, तो ये वाली श्रेणी जो है ना, ये वाली श्रेणी महान हिमालय वाली श्रेणी, तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और इसकी अगर एवरेज हाइट की बात करें तो औसत ऊंचाई की बात करें तो 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये महान हिमालय की है, और इसकी एवरेज हाइट जो औसत ऊंचाई आती है वो 6000 मीटर के समथिंग आती है, 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आती है। इसी श्रेणी पे कंचनजंगा जो कि सिक्किम पे, देखो मैंने ये बना दिया, जरा ध्यान से देख पा रहे हो अगर तुम, तो सिक्किम में है कंचनजंगा 8598, ये वाली इसी श्रेणी पे ही बना हुआ है। ये नेपाल और तिब्बत वाले बॉर्डर पे माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा नेपाल में जो पड़ता है, और इसी पे ही और नंदा देवी पर्वत पड़ता है। और यहाँ की अगर बात करें माउंट ये नंगा देवी है, ये नंदा देवी है, और वो नामचा बरवा, और सबसे ऊपर की बात करें तो यहीं पे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा। अच्छा आगे थोड़ा और हमारा बचता है पूर्वांचल, मध्य हिमालय, फिर इसके बाद ये वाला पीर पंजाल, धौलाधर हो गया, नागतिवा, मसूरी रेंज, महाभारत रेंज और दार्जिलिंग रेंज। उसके बाद ये शिवालिक रेंज उससे नीचे वाली है। धीरे धीरे करके इन सारी बातों को समझेंगे। पूर्वांचल वाला हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय, इसकी अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम के बाद इधर की अगर हम बात करें ये वाला थोड़ा सा त्रिपुरा रेंज, तो इसको बोलते हैं मिजो रेंज, ठीक है। मिजो रेंज, मिजो श्रेणी। ये वाली जो है ये त्रिपुरा श्रेणी है, ठीक है। ये नागा हिल है, नागा हिल यहाँ पे। ये पटकाई बुम, ठीक है, ये पटकाई बुम वाली श्रेणी है। क्लियर, इतनी बात हो गई है। पटकाई बुम हो गई, नागा हिल है, और ये पहले आपकी हो गई मणिपुर हिल, इसी के नाम से मणिपुर हिल श्रेणी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यही हिमालय का ये वाला पोर्शन म्यांमार में अगर हम देखें तो अर्कानियोमा भी कहलाता है। म्यांमार में इसको अर्कानियोमा के नाम से जाना जाता है। सारी बातें बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना, एक एक बात पता होनी चाहिए। अब कैसे याद करेंगे भैया, याद तो तब होगा जब इनको बार बार देखोगे तब जाके याद होंगी ये सारी चीजें, तब जाके ध्यान रहेंगी। ध्यान में समझने की कोशिश करना उसको, ठीक है। अब यही वाली श्रेणी आगे चल के फिर यही वाली श्रेणी जो कि अर्कानियोमा वाली श्रेणी है, आगे चल के फिर ये
अंडमान निकोबार बनाती है। और अंडमान निकोबार के बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, जरूर देख लेना उन सारी चीज़ों को। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो जरूर अभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बिल्कुल सारी चीज़ों को, ठीक है। ये तुम्हारा काम है, बाकी ये वाला काम मेरा है। एक एक चीज़ तुम्हें बिल्कुल इसकी गारंटी है कि एक एक चीज़ तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल कुछ ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ये सारी सब चीज़ें देख लेना। ये वाली स्ट्रक्चर, ये तो बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी तो वहाँ पे लिखा हुआ, तुम्हें वो वाली स्ट्रक्चर देखनी है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। एग्जाम में जब तुम जाओगे तो बस इतनी स्ट्रक्चर को देखते हुए चले जाना। जब तुम इसको इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे तो एग्जाम में पता होगा चाहिए वाली चीज़ ये हमने उस टाइम पे पढ़ी थी। ठीक हो गया भैया इतनी बात। तो ये तो हो गया हमारा श्रेणी के आधार पे पूर्वांचल हिमालय, बृहद और ट्रांस हिमालय के बारे में। अब हमारा नदियों के हिसाब से भी विभाजन है। नदियों के आधार पे अगर हम विभाजन करें, नदियों के आधार पे, तो मैं इसको मिटा देता हूं, चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो तब तक। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नदियों के हिसाब से अगर हम देखें तो श्रेणी के आधार पे हो गया। नदियों के हिसाब से भी एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। नदियों के हिसाब से जो है हिमालय किस तरह से बटा हुआ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, महाभारत दार्जिलिंग वाली श्रेणी को। देखो तो जरा, अब बड़ी बात है, ध्यान से समझना। चेमा यांगडुंग करके एक यहाँ पे ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है चेमा यांगडुंग, ये ग्लेशियर है, ठीक है। मानसरोवर झील भी बोल सकते हैं उसको। इसी के नीचे राकस झील भी है, राकस, यहाँ पे राकस या राक्षस झील भी बोलते हैं। इसी के पास में ही आंगसी एक ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। चेमा यांगडुंग हो गया और ये वाला हो गया राकस। अब यहाँ से नदियां निकल रही, कौन कौन सी नदियां निकल रही इस बारे में देख लेते हैं। यहाँ से एक नदी निकल रही सिंधु नदी जो है, ये जास्कर वाली श्रेणी, ये लद्दाख और ये कराकोरम वाली श्रेणी, हमें पता होनी चाहिए। सिंधु नदी निकल रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भारत के अंदर एंटर हो रही है और ये लद्दाख श्रेणी को काट के ये यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और ये पीओ के वाले पोर्शन में चली जाती है और उसके बाद ये जो नंगा पर्वत है, इसी के यहाँ से सिंधु नदी गार्ज और पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। तो ये नदी हमारी सिंधु नदी है, ठीक है। दमचौक से ये एंटर कर रही है, दमचौक से, ठीक है, दमचौक से ये एंटर कर रही है और ये नंगा पर्वत के पास से यहाँ से निकल जा रही है। चिल्लाम एक जगह है यहाँ पे, चिल्लाम से ये निकल जा रही है, ठीक है। हालांकि इसको हम सिंधु नदी तंत्र में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को दोबारा से। फिलहाल बस मैं तुम्हारे दिमाग में एक मोटी मोटी बातें डाल रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। दमचौक से एंटर करके ये लद्दाख श्रेणी को काट के और ये निकल जा रही है। किस किस श्रेणी के बीच में बह रही है सिंधु नदी? तो लद्दाख के और जास्कर के बीच में। और ये नंगा पर्वत की साइड से एक अपनी घाटी बनाती है, मतलब गार्ज बनाती है, बहुत गहरी सी गार्ज बनाती है, ठीक है। क्या है उसका नाम, इन सब चीजों को हम अभी बाद में धीरे धीरे देखेंगे। तो ये हमारे पास सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद यही राक्षस झील है, राकस झील, ये एंटर होती है, ये एंटर होती है यहाँ पे एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, वहां से एंटर करती है शिपकिला दर्रे से। शिपकिला दर्रे से एंटर करने के बाद ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब और यहाँ निकल के वापस पाकिस्तान चली जाती है। इस नदी का नाम है सतलुज नदी। तो नदी के आधार पर अगर हम बात करें, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर विभाजन, नदियों के आधार पर विभाजन, तो नदियों के आधार पे विभाजन अगर हम बात करें तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच में, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में, सतलुज, सिंधु और सतलुज नदी के बीच वाले हिमालय को बोलते हैं हम पंजाब हिमालय, ठीक है। इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। ऐसे ही सवाल पूछ लेगा बिल्कुल एज इट इज, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच वाले हिमालय को क्या नाम दिया गया? तो पंजाब हिमालय। बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना, ये पंजाब हिमालय हो गया भैया, ठीक है। शिपकिला एक दर्रा है, यहाँ से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, बहने के बाद सीधा पंजाब में चली जाती है, ठीक है। यहीं पे एक ब्यास नदी निकल के यहाँ पे एक मिलती है, इस नदी से हरी के एक जगह है पंजाब में, वहां पे मिलती है। वो भी बात की बात है, धीरे धीरे इन सब बातों को समझेंगे, ठीक है। आगे अगर हम चले इसके बाद, तो ये नदी मिल गई हमें। यही नेपाल से एक नदी निकलती है, उसको बोलते हैं काली नदी, ठीक है। नेपाल से एक नदी निकलती है काली नदी, और काली नदी एंटर करती है भारत में, और उसी को ही बोलते हैं शारदा नदी। और फिर ये शारदा नदी घाघरा नदी से आगे जाके मिल जाती है, वो अभी बात की बात है, फिलहाल बस इतनी बात समझनी है। तो ठीक है, तो अब अगला वाला जो दूसरा है, दूसरा वाला, तो वो हमारे पास सतलुज नदी,
सतलुज और दूसरी नदी मिल गई हमें एक और काली नदी, ठीक है। सतलुज और काली नदी को ही शारदा बोलते हैं, शारदा नदी भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में सतलुज, ये सतलुज हो गई, ये काली हो गई, ठीक है, इसको मैं काली नदी बोलता हूँ। ये वाली हो गई सतलुज, और सबसे ऊपर सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है, और ये वाली हो गई आपकी सतलुज, ठीक है। सतलुज नदी और काली नदी के बीच की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं सतलुज और काली नदी वाले को, क्योंकि ये देखो पोर्शन ये वाला कुमाऊं में आ जाता है, तो इसको कुमाऊं, क्योंकि देखो अगर तुमने बात सुनी होगी तो उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल इस तरह से सुना होगा, तो ये कुमाऊं वाला एरिया है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बात करें और इसी के आगे अगर हम और आगे चले, ठीक है, तो ये सतलुज नदी मिल गई हमें, काली नदी, काली, सतलुज, काली, और फिर उसके बाद एक और नदी हमें मिलती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है हमारी यहाँ से निकलती है सिक्किम से निकलती है, दार्जिलिंग श्रेणी को काटते हुए बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ये है हमारे पास तीस्ता नदी, यहाँ से निकल रही है, कहाँ से, सिक्किम से निकल रही है, सिक्किम से, वो नेपाल से, ये भी, और ये निकल रही है तिब्बत के पठार से दोनों, और ये नेपाल से निकल काली नदी। अब आगे बात करें नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से, ठीक है, और यहां है ये आपके पास तीस्ता नदी, मैं यहां पे लिख देता हूं तीस्ता। तो सिंधु नदी, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच वाले को हम बोलते हैं काली, और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, इसको बोलेंगे हम नेपाल, क्योंकि ये नेपाल का पोर्शन है, तो नेपाल हिमालय। ठीक हो गई भैया, इतनी बात, बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, एक बार में समझकर काम खत्म करेंगे, ठीक है। आगे बात करें तो यही जो अभी हमने पढ़ा था आंगसी ग्लेशियर, यहां से एक नदी निकलती है सांगपो नदी, और ये सांगपो नदी आगे चल के दिहंग कहलाती है, और दिहंग नदी ही असम में जाके ब्रह्मपुत्र कहलाती है। सारी एक ही नदी है, एक ही नदी को ही यहाँ पे अलग नाम से जाना जाता है, यहाँ पे अलग, और ये निकल के जा रही है, मैं इसको मिटा देता हूँ इस वाली चीज को यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये नदी निकल रही है, और यहीं पे है यंगायापा, एक दर्रा है यंगायापा, एक दर्रा कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि नामचा वारबा पर्वत के पास में, नामचा वारबा पर्वत के पास में यंगायापा एक दर्रा है, उस दर्रे से भारत के अंदर एंटर कर रही है। एंटर करते हुए इसका नाम दिहंग कहलाता है, एंटर करते हुए, और बाद में जब असम में चली जाती है इसका नाम ब्रह्मपुत्र, और जब यही नदी आगे चल के बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो इसको बोलते हैं जमुना नदी। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई भैया। तो ये तीस्ता नदी और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले को हम बोलेंगे, आगे अगर हम बात करें तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी वाले हिमालय को हम बोलेंगे, क्योंकि ये असम का पोर्शन है इधर की तरफ, तो इसको बोलेंगे असम हिमालय। ये विभाजन हो गया भैया नदियों के आधार पे। अभी हमने कैसे पढ़ा था, श्रेणी के आधार पे। श्रेणी के आधार पे क्या हुआ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और महान हिमालय और लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक वाली श्रेणी, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब नदियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो सिंधु और सतलुज के बीच वाला पंजाब हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच वाला कहलाता है कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच वाला कहलाएगा नेपाल हिमालय, और उसके बाद सबसे लास्ट में असम हिमालय, जो कि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाला। एक एक बात पे बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना, एक एक बात को नोट करते हुए चलना, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। इनमें अगर हम सबसे बड़ी श्रेणी, अगर इस श्रेणी में पूछे सबसे बड़ी कौन सी है इनमें सबसे, तो सबसे बड़ी वाली नेपाल है, नेपाल। नेपाल के बाद फिर आती है असम, असम वाला हिमालय सबसे, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है पंजाब वाला हिमालय, और फिर लास्ट में सबसे कुमाऊं हिमालय। कभी कभी इसकी लंबाई के हिसाब से क्रम भी पूछ लेता, तो सबसे पहले नेपाल, और दूसरे नंबर पे असम, और तीसरे नंबर पे पंजाब, और फिर लास्ट में सबसे कुमाऊं हिमालय। तो सबसे बड़ा अगर रेंज देखें तो नेपाल हिमालय की, दूसरे नंबर पे असम हिमालय की, तीसरे नंबर पे पंजाब, और फिर लास्ट में आता है कुमाऊं हिमालय। इतनी बात समझ में आ गई भैया। ये सारी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमें समझनी थी। एक ही वीडियो में बड़ी सारी बातें हमने समझने की कोशिश की है। ये है अरकान योमा, ये म्यांमार में कहलाता है। अरकान योमा म्यांमार में नाम है किसका, हिमालय का ही नाम अरकान योमा म्यांमार में है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको इन सारी चीजों को, ठीक है। मणिपुर हिल है, यहीं पे अगर हम बात करें, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं मैं, इसके यही है, यहीं पे मणिपुर में लोकतक झील,
लोकतक झील, चाहो तो आप इसको यहीं पे नोट कर लेना, लोकतक झील यहीं पे है और ये इसी के चारों ओर बना हुआ है एक नेशनल पार्क, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, तो इसी के चारों ओर बना हुआ है कैबुल लमजाओ जाओ नेशनल पार्क। ठीक है, कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे, बस मैं एक थोड़ी सी बात डाल रहा हूँ यहाँ दिमाग में, ताकि आगे चल के फिर हमें इन सब चीज़ों को हम दोबारा से पढ़ेंगे जो अभी हमने पढ़ी है सारी। बस अभी मैं फिर एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से देख लेना, सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे ऊपर हमारे पास है सबसे ऊपर वाला कराकोरम लद्दाख जास्कर, कराकोरम लद्दाख जास्कर। उसके नीचे आओगे तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय को फिर 4 नामों से और जाना जाता है, हर जगह अलग अलग, पीर पंजाब, धौलाधर और नागतिबाया मसूरी, और ये महाभारत श्रेणी और आगे चल के वो वाली दार्जिलिंग श्रेणी हो गई। इनके बारे में अगर देखें तो सियाचिन, सियाचिन, बाल्तो और ब्यापो हिस्पार बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। ये मैंने एक बात और बताई थी, यहीं पे एक रेमो ग्लेशियर है, यहीं से एक नदी निकलती है श्योक नदी। श्योक नदी जो है यहाँ से इसको काटते हुए कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। श्योक नदी इसको बोलते हैं, इसको नोट जरूर कर लेना भैया। सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही वीडियो में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बस बड़े ध्यान से इन सारी चीज़ों को देख लेना, ठीक होगी भैया। इतनी बात, सारी चीज़ों को समझ लेना, और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। तब तक इसको आप 2, 3, 4, 5 बार जरूर देख लेना, 4, 4, 5 बार देखना, नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, एक एक बात को सुनना, मैंने क्या क्या बोला है उस बात को नोट करना, ये तुम्हारा काम है। मैंने एक काम सही से बना दिया, एक एक चीज आपको सही से बनाई। ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये उत्तराखंड वाली जगह है, यहीं पे है हमारे पास 4 और दर्रे, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। थांगला, माना, नीति और लिपुलेख 4 दर्रे हैं, चाहो तो आप इसको नोट कर लेना। हालांकि हम दर्रों में अलग से पढ़ेंगे, और यहीं से होके जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। क्लियर हो गई भैया ये सारी बातें, इंपॉर्टेंट सारी इंफॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और ये वीडियो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि अब एग्जाम हमारा आने वाला एनटीपीसी या लेखपाल या वीडियो का, या जो भी यूपी के या एसएससी के जो भी एग्जाम हम देने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला। एक बार नहीं, 2, 4 बार इस वीडियो को देखना, लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।